बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, माननीय सतीश मिश्रा माननीय सतीश मिश्रा जिंदाबाद, जिंदाबाद, मिश्रा जी संघर्ष करें, मिश्रा जी संघर्ष करें, मिश्रा जी संघर्ष करें, हाथी नहीं गणेश है, हाथी नहीं गणेश है, ब्राह्मण समाज के सम्मान में, ब्राह्मण समाज के सम्मान में सतीश मिश्रा जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, सतीश मिश्रा नुकुल दुबे, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, श्री सतीश मिश्रा जिंदाबाद, सतीश मिश्रा जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद। अब सभी आचार्यगण से निवेदन है कि वो अपने अपने स्थान पर जहाँ बैठे थे वहाँ पर आसन ग्रहण करें। इसके बाद
हम अपने मुख्य अतिथि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, नेशनल मीडिया के कोऑर्डिनेटर, परम आदरणीय, परम सम्मानित, आधुनिक भारत के राजनीति के चालक, परम आदरणीय श्री माननीय सतीश मिश्रा जी को ब्राह्मण समाज के तरफ से और अपने दोनों जनपद के जिलाध्यक्ष के तरफ से पूरे जिले को अंगीकार करते हुए माल्यार्पण करेंगे। माननीय मिश्रा जी को माल्यार्पण किया जाए। हमारे बीच में माननीय मिश्रा जी के साथ चलकर और निरंतर साथ में कदम से कदम मिलाकर 23 जुलाई से ही चलकर माननीय श्री नुकुल दुबे जी, हमारे बीच में विधायक माननीय श्री विनय शंकर तिवारी जी, आप सभी लोग माननीय मिश्रा जी का लगाओ। भाई ये हाथ ना। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 सम्मानित साथियों, अब जो भी लोग माननीय मिश्रा जी को उनके अपना भाव भरा इसमें चिन्ह देना चाहते हैं, जो लोग हमारे सम्मानित लोग हैं, आगे जो आगे आए हैं वो चले जाएं, मीडिया को अपना अवसर दें ताकि वो माननीय मिश्रा जी को कवरेज कर सके। अब मैं चौरी चौरा विधानसभा के आप लोग बैठ जाइए ना, बच्चों ने बैठ जाना, बैठ जाइए। प्रभारी प्रत्याशी श्री वीरेंद्र पांडे जी से हम आग्रह करेंगे कि वो हमें और माननीय सतीश मिश्रा जी को अपना इसी के साथ मोबाइल वाले देता जी, आप समझ में नहीं आ रहा है। विद्यासागर और छोटे भाई को आप लोग थोड़ा जिनको देना है माननीय मिश्रा जी को अपना भाव भरा स्मृति चिन्ह वो स्वीकार करेंगे, अपने हाथ में ले लेंगे। विद्यासागर जी, ओम प्रकाश पासवान जी, ओम प्रकाश जी, आप हमारे वीरेंद्र पांडे जी द्वारा श्री हनुमान जी की मूर्ति माननीय मुख्य अतिथि जी को दी जा रही है। आप लोग तालियों के साथ स्वागत करें। इसी के साथ दारा सिंह निषाद के तरफ से गणेश जी की मूर्ति माननीय मुख्य अतिथि जी को दी जा रही है। आप तालियों के साथ स्वागत करें। इसी के साथ संजय पांडे जी जो मुख्य अतिथि जी को, आप माननीय नुकुल दुबे जी को श्री भगवान बुद्ध की मूर्ति माननीय श्री वीरेंद्र पांडे जी दे रहे हैं उनका। इसी के साथ संजय पांडे जी मुख्य अतिथि जी को श्री भगवान परशुराम जी की और नुकुल दुबे जी को भगवान परशुराम जी की और विनय शंकर तिवारी जी को भगवान परशुराम जी को मूर्ति और साथ देकर सम्मानित करेंगे। ओम प्रकाश पासवान जी और टापर बाबा राजेंद्र दुबे टापर बाबा आज माननीय मुख्य अतिथि को गणेश की मूर्ति देकर सम्मानित करेंगे। इसी के साथ घनश्याम तिवारी जी, लालजी पांडे जी संविधान वो देंगे माननीय मिश्रा जी को। शिवम चौबे जी से आग्रह है। आप जिलाध्यक्ष जी जल्दी आइए। सर जिलाध्यक्ष जी दिन रात मेहनत करे, वो भी आपको
अपना स्मृति देकर भगवान बुद्ध के स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करेंगे जिलाध्यक्ष घनश्याम राय जी। ओम प्रकाश कहाँ है? ओम प्रकाश चौरसिया जी, आप लोग ओम प्रकाश चौरसिया जी भगवान बुद्ध की और गणेश मूर्ति को देकर सम्मानित करेंगे माननीय मुख्य अतिथि जी को। ओम प्रकाश चौरसिया जी, हाँ आइए। यहाँ पर उपस्थित अधिवक्ता गण भी कुछ लोग हैं। गणेश जी की मूर्ति ओम प्रकाश चौरसिया जी दे रहे हैं अपने मुख्य अतिथि जी को। आप लोग तालियों के साथ उनका स्वागत करें। और नकुल दुबे जी को भगवान बुद्ध की मूर्ति दे रहे हैं, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिलाध्यक्ष भाई श्री आचार्य पंडित प्रकाश मिश्र जी हर्षा देकर माननीय मिश्रा जी को सपने भेंट करेंगे, तालियों के साथ स्वागत करेंगे। नागेंद्र सिंह चेयरमैन जी बुद्ध की प्रतिमा देकर माननीय मुख्य अतिथि जी का सम्मान करेंगे। अब मैं आग्रह करूंगा अपने परम प्रिय भाई जो एक लखन बनकर अपने श्री राम जैसे बड़े भाई के साथ दिन रात चलकर अपने श्री राम आराध्य की सेवा में लगे हैं। आप रात ही में देवरिया आ गए थे, हमेशा आप यह कार्य करते हैं। मिश्रा जी के पहुंचने से पहले आप चले जाते हैं। मैं अपने ऐसे बहुजन समाज पार्टी के अपने वरिष्ठ साथी पूर्व कैबिनेट मंत्री सात सात विभागों के बहन जी के कृपा पात्र और वरिष्ठ कैबिनेट के मंत्री परम आदरणीय श्री नकुल दुबे जी से आग्रह करूंगा वो आवे और मंच का संचालन अपने अधिवक्ता बंधु को देना चाहते हैं। तो आ जाए दे देंगे, मेमोरेंडम देना चाहते हैं अधिवक्ता बंधु। जो भी साथी मंच के आगे हैं वो पीछे बैठे हुए लोगों को माननीय मिश्रा जी को भी देखने दें। आप लोग अपने अपने जगह पीछे चले जाएं ताकि सबको माननीय मिश्रा जी का अधिवक्ता साथी कहा अधिवक्ता साथी उधर पीछे से आ रहे सर, वो माननीय मुख्य अतिथि जी को कितनी भीड़ है। माननीय मुख्य अतिथि जी को दीवानी न्यायालय के सभी सम्मानित कम से कम 150 अधिवक्ता गण आए हैं। वो सभी अपने अधिवक्ता समाज पर हो रहे अत्याचार और अनाचार की दशा को माननीय मुख्य अतिथि जी जो एक सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता हैं और आपके स्वयं परिवार में तमाम धन्यवाद अधिवक्ता बंधुओं। अब मैं भाई नकुल दुबे जी से आग्रह करूंगा कि मंच संचालन करने की कृपा करें परम आदरणीय श्री नकुल दुबे जी। आप लोग शांति बनाए रखेंगे। आइए इधर से आइए, आप इधर बाबा आप इधर से। नागेंद्र दुबे जी जो बहुत ही हम गए थे महाराजगंज के मीटिंग में, नागेंद्र दुबे जी बहुत देर से बैठकर हमारी बातों को सुनने का प्रयास किया। वो अपने मुख्य अतिथि परम प्रिय नेता श्री माननीय सतीश मिश्रा जी को अपना स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करेंगे। भाई बाबा जी के ताली आप लोग बजा दीजिए। ये सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि ये हम लोग की गोष्ठी है और गोष्ठी में काफी कुछ यहाँ पर शुरू करके और काफी कुछ साथ लेकर के आप लोगों में गुस्सा है तो जानता हूँ,
उत्तेजना भी, ये भी मैं जानता हूँ। और आप लोग कुछ कर गुजरने के लिए मन लगा करके आए हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन यहाँ पर मन में घेर करके फिर आप लोग आनंद नहीं आएगा। कुर्सियां देखिए पीछे का स्थान मिल जाए तो सब लोग बैठिए और खूब इत्मीनान सुनिए बैठ करके, क्योंकि यहाँ से आप लोग को बहुत कुछ ले करके जाना है अपने साथ में। भैया गोरखपुर है ये। बोलिए भगवान परशुराम की। ना इतने लोग इतने बुलंद आवाज में, फिर से बोलिए भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की। धन्यवाद। माने दुबे जी को एक अवगत कराना चाहते हैं उनसे प्रारंभ करने से पहले। सर 19 तारीख को हम लोगों को गोरखपुर क्लब में कार्यक्रम करना था, लेकिन कल अब देखिए खिसियानी दिल्ली खम्मा वही था सर। इस कार्यक्रम को रोकने का बहुत प्रयास किया गया और कुछ परेशान किया गया। अरे अमरचंद दुबे जी, जब समुद्र की लहर चल गई है तो कभी कोई रोक पाया है? जब आंधी चल गई तो कोई रोक पाया है? अब ये जो ब्रह्मस्वरूपी तूफान पूरे उत्तर प्रदेश में चल चुका है, ये 2022 में लोगों को उनकी औकात दिखाने का काम करेगा। ये मैं गोरखपुर धरती पर आपको कहने जाना चाहता हूँ। काहे परेशान है? अरे कार्यक्रम अच्छा बदले और बड़ा कार्यक्रम हो गया, और जोरदार कार्यक्रम हो गया। जब ऊपर वाले ने आशीर्वाद दे दिया तब गदा उठा लीजिए, फरता उठा ले, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलिए भगवान परशुराम की। एक बात से मैं शुरू करना चाहता हूँ आप सबसे। यहाँ पर हमारे समाज के भी काफी लोग हैं, असर समाज के भी काफी लोग हैं। मैं अपने समाज के लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ। आप सब लोग करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उत्तर प्रदेश में करोड़ों लोग रहते हैं, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये बात जानना चाहता हूँ, क्या उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की अगुवाई करने के लिए, ब्राह्मणों का नेतृत्व करने के लिए क्या पंडित सतीश चंद्र मिश्रा के अलावा आपको कोई ब्राह्मण दिखाई पड़ रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में? जोर से बताइएगा जवाब दे करके। अगर पंडित सतीश चंद्र मिश्रा आपको अकेले ब्राह्मण ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं जो ब्राह्मणों के मान सम्मान पाइमान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सन 2004 से 2005 से निरंतर आज 15-16 साल हो गए, 70 साल की आपकी उम्र है, लेकिन 23 जुलाई से पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों को जगाने का अगर कोई काम किया है तो पंडित सतीश चंद्र मिश्रा ने किया है। मैं चाहता हूँ सब लोग, जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के माननीय सतीश चंद्र मिश्रा जी के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। ऐसे महापुरुष, ऐसे युग पुरुष को हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं, हम लोग का साधुवाद देंगे। इन्होंने जो हमारे गर्व, हमारे पाइमान को, सम्मान को बढ़ाने के लिए जो काम किया है, इतिहास के पन्नों में वो सदैव लिखा जाएगा कि जब ब्रह्म समाज को परेशान किया जा रहा था, आप लोग याद करो 2004, आप लोग याद करो 2005, क्या हुआ था? जब समाजवादी पार्टी वालों ने आप लोग उत्पाद करने का काम किया था, तब पंडित सतीश चंद्र मिश्रा जी ने गणेश जी की प्रतिमा लेकर के कहला दिया माननीय बहन जी से, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है। आप सब लोग यहाँ पर इतनी तादाद में हैं। मैं इस गोष्ठी में आपके और माननीय मुख्य महोदय के बीच में बहुत देर तक बाधा नहीं बनना चाहता। मैं सबसे पहले पंडित विजय शंकर तिवारी जी से कहूंगा कि वो कृपया माइक पर आए और कम शब्दों में आप सब लोगों से आशीर्वाद लेने की कृपा करें। माननीय विजय शंकर तिवारी। आज गोरखपुर की धरती पर प्रमुख वर्ग संगोष्ठी में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद, बड़े भाई परम आदरणीय सतीश चंद्र मिश्रा जी का गोरखपुर की धरती पर आप सब लोगों की तरफ से और अपनी तरफ से हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं। साथ ही साथ ओजस्वी वक्ता और अपने हमारे मित्र और भाई नकल दुबे जी का भी इस गोरखपुर की धरती पर मैं उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उनके साथ चलकर आए कपिल जी भी लगभग हर कार्यक्रम में आदरणीय भाई साहब के साथ चल रहे हैं और लगभग 60 जिलों का दौरा उन्होंने कर लिया है। और उनका भी मैं लखनऊ की गोरखपुर की धरती पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, क्योंकि सभी बातें आदरणीय
मिश्र जी को करनी है, बड़े भाई साहब को करनी है। इसलिए हम आपके और उनके बीच में बाधा न बनते हुए कि हम और आपके बीच में बात करते रहेंगे जितना भी समय है, क्योंकि उनको बातें, ढेर सारी बातें कहनी है और पूरी बातें कहनी है, ब्राह्मण समाज के हित की बातें कहनी है। इस गोष्ठी में हम अपना समय और आपकी तरफ से आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और पुनः गोरखपुर की धरती पर उनका बार बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय ब्राह्मण समाज। कपिल मिश्रा जी माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, जो निरंतर चल कर रहे हैं। अभी माननीय विधायक जी ने बताया, यही सूचना था। धन्यवाद। आप सब लोग, जितने लोग बैठे हैं, सब लोग ही परिवार हो और सबकी जिम्मेदारी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जिम्मेदारी है जरूर, उनकी थोड़ी ज्यादा जिम्मेदारी है, लेकिन जिम्मेदारी आप सबकी है। मैं मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करूं। इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि सब लोग अपने अपने स्थान जगह पर स्थिर हो जाए। आप सब लोगों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय के विचारों को सुनकर के यहीं से छोड़कर जाना नहीं है। उन विचारों को आपको अपने साथ लेकर के जाना है। गोरखपुर की बहुत क्रांतिकारी धरती है और वास्तव में हमारे मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम सबसे पहले गोरखपुर से प्रारंभ हुआ। ये आप सब लोगों को जानकारी है। जिम बजाओ जाताली, जीव जल जाता, आगे लग जाते हैं। हम लोगों के साथ देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये सोचती है कि वो अपने आप जीत गई, अपने आप उसको सत्ता मिल गई, अपने आप उसको विधायक मिल गए, अपने आप उसका सारा काम हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को ये गलतफहमी हो गई। लेकिन अगर आप सब लोगों को, जितने लोग यहाँ पर खड़े बैठे हैं, अगर आप सब लोगों को ये जरा सा भी आभास होता कि भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुशासन को अंजाम देगी, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, एक भी हमारे समाज का आदमी भारतीय जनता पार्टी को कदापि वोट नहीं देता, उसको सत्ता से बाहर रखने का काम करता है। ये मैं पूरे विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं। मैं आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को, कृपया वो माइक पर आए, हम सबको आशीर्वाद दें और हम सबको ये संकल्प दिलाने का काम करें कि जैसे 2007 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हमारे समाज के मान सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा होती है, हम सब लोग ये संकल्प लेकर के जाए कि सन 2022 में पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना करके हम लोग अपने समाज के मान सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री सतीश चंद्र मिश्रा जी को, कृपया माइक पर आए। मंच पर उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, श्री नकुल दुबे जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री विनय शंकर तिवारी जी, विधायक चिल्लूपार श्री सुधीर कुमार भारती जी, श्री मदन राम जी, सुरेश चंद्र गौतम जी, श्री अमरचंद दुबे जी, श्री वीरेंद्र पांडे जी, श्री संजय पांडे जी, श्री अशोक शुक्ला जी, राजेंद्र सिंह जी, ओम नारायण पांडे जी, मानी राय और रज्जू रमेश चंद्र त्रिपाठी, पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री लालजी ओझा, श्री श्याम विशाल मिश्रा, श्री सुरजीत सिंह, श्री नरसिंह देव जी, श्री विपिन त्रिपाठी जी, रामचंद्र उपाध्यक्ष, श्री पंकज त्रिपाठी जी, हरिवेंद्र प्रताप मिश्र जी, वल्लभ पांडे जी, अभिलेखागार प्रदीप त्रिपाठी जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, मनीष पांडे जी, डब्लू पांडे जी, अमरनाथ तिवारी जी, दीनानाथ दीक्षित जी, श्री दारा सिंह चौहान जी, ओम प्रकाश चौरसिया जी, नागेंद्र सिंह जी, विद्यासागर जी तथा यहाँ पर आए हुए
सभी सम्मानित साथियों, मीडिया के साथियों तथा भाइयों और बहनों, हम लोगों ने 23 जुलाई से अपना कार्यक्रम शुरू किया था और 23 जुलाई को हम लोगों ने अयोध्या से चल करके अपना कार्यक्रम आगे बढ़ाने का काम किया था। और हम लोगों ने ये तय कर लिया था कि ये जो संगोष्ठी हम लोग कर रहे हैं, ये प्रबुद्ध वर्ग की गोष्ठियां हो रही हैं, इसको हम लोग अनवरत चलाते रहेंगे जब तक कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले पूरे नहीं हो जाते। और खुशी की बात है कि हम लोगों ने 23 जुलाई से जो ये अभियान शुरू किया था, यात्रा शुरू की थी, उसको करते करते आज हम लोग प्रदेश में लगभग सिर्फ 5-4 जिले और बचे हैं, उसको पूरे उत्तर प्रदेश के 71 जिले हम लोग पूरे कर चुके हैं। आपके बीच में आज उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और इसके पहले क्या हालात थे समाजवादी पार्टी की सरकार में, ये भी किसी से छिपा नहीं है। याद करिए 2003 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर बनवाई थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के क्या हालात थे। और उन हालातों को अगर आज आप देखते हैं आज के हालातों से, तो कोई फर्क नहीं नजर आता। यही लगता है कि एक ही तस्वीर है, एक ही सिक्का है, उसके दो हिस्से हैं और है वही हाल जो उस समय था वो आज भी है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी पूरे प्रदेश में भी, बलात्कार, चोरी, डकैती, फिरौती, दंगे फसाद जो चल रहे थे, वही आज भी आपको देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश के हालात सुधरने की जगह और बिगड़ते चले गए। 2003 में जो हालात थे उनको देख करके उत्तर प्रदेश में जो खास तौर से ब्राह्मण समाज है, दलित समाज, जिसका उत्पीड़न उस समय खुल करके हो रहा था, वो लोग इकट्ठा हुए थे। हमारे पास ब्राह्मण समाज के लोग आए थे उस समय और उन्होंने मिलकर के कहा था कि आपको राज्यसभा में बहन मायावती जी ने आपको सांसद बना के भेजा है, तो आप अपने समाज के बारे में भी कुछ सोचिए। और उनकी बातें सुन करके जो समाज के हालात उन्होंने उस समय बताए, और जो हालात उस समय थे आज उससे बेहतर नहीं और उससे बदतर हो गए, उन हालातों को देख करके उत्तर प्रदेश में हम निकले थे और लगभग हर जिले में गए। आपके गोरखपुर जिले में भी आए, हर जिले में गए थे। और उस समय ब्राह्मण समाज के लोगों ने हमसे क्या कहा था उत्तर प्रदेश में आज ब्राह्मण समाज धीरे धीरे शून्य की तरफ पहुंच रहा है। आज ब्राह्मण समाज कोई पूछने वाला नहीं। मंच से, पार्टी के मंच से, किसी भी पार्टी का मंच देख लीजिए, उस समय की याद कर लीजिए, कोई ब्राह्मण समाज का नाम लेने का भी तैयार नहीं होता। और विधानसभा में सिर्फ 6 या 7 एमएलए ब्राह्मण समाज के रह गए थे। ब्राह्मण समाज धीरे धीरे राजनीतिक तौर पर खत्म हो रहा था। ऐसे में जब महाधिवक्ता पद का हमने त्याग पत्र दिया और बहन मायावती जी ने हमको राज्यसभा में भेजा और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, तो हमने भी सोचा कि हमारा भी दायित्व बनता है कि हम प्रदेश के सब समाज के साथ साथ में अपने समाज के बारे में भी सोचने का काम करें। और फिर हम आपके बीच में निकले थे और पूरे उत्तर प्रदेश में हम घूमे थे। और उत्तर प्रदेश में घूमने के बाद हमने ब्राह्मण समाज से क्या कहा, उस समय की 2-3 बातें फिर से दोहराना चाहूंगा, क्योंकि आज भी वही हालात है। आज जब ब्राह्मण समाज पूरे उत्तर प्रदेश में पीड़ित हो रहा है, जिस तरह से उसकी हत्याएं हो रही है, जिस तरह से एनकाउंटरों में ब्राह्मण समाज के लोगों को मारा जा रहा है, जिस तरह से दलित समाज के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, दलित समाज के घरों को उजाड़ा जा रहा है, झोपड़ियों को उजाड़ा जा रहा है, जिस तरीके से उनको आतंकित किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग मार दिए गए और हत्याएं हो गई, तो ये मंजर तब भी देखने को मिला। याद करिए 2003 और 2007 के बीच का समय, जब कन्नौज के नीरज मिश्रा, एक नौजवान जो साथी था हम लोगों का, उससे नाराज हो गए समाजवादी पार्टी के मुखिया, और इतना नाराज हो गए कि वो लखनऊ जाते जाते निर्देश देकर के गए कि हमें इसका कटा हुआ सर लखनऊ में देखना है। और फिर मैगजीनों में भी आपने देखा, अखबारों में आपने पढ़ा किस तरीके से उसका कटा हुआ शरीर
और सब नहीं था, वो कुएं में मिला था, उसका धड़ मिला था खाली, और उसकी मां ने भी रोते रोते अपनी जान दे दी। उस सरकार को, जिसमें सरकार के मुखिया लोग खुल करके कहते थे कि ब्राह्मण समाज और दलित समाज हमारे पहले और आखिरी दुश्मन ये दोनों हैं, इनको सबक सिखाना है। तो उसके बाद ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ था, हम गए थे आपके बीच में और हमने कहा था आपसे कि इसकी जिम्मेदार कौन है। आप तो बुद्धिजीवी हैं, ब्राह्मण समाज तो अपने को बुद्धिजीवी कहता और बुद्धिजीवी होता भी है। तो अगर बुद्धिजीवी है तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल क्यों नहीं करते आप? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सोचिए तो कि आज ब्राह्मण समाज की ऐसी हैसियत क्यों हो गई है, आज उनकी ऐसी दशा क्यों हुई है। जैसे ही सोचना शुरू करेंगे उत्तर तो आपको अपने आप ही मिल जाएगा। ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा नहीं होते, एकजुट नहीं होते, एक साथ नहीं रहते, एक दूसरे की टांग खींचने की कोशिश करते हैं। अगर कोई एक ऊपर उठ रहा है तो दूसरा उसको खींचने की कोशिश करता है, आपस में बंटवारा करते हैं। हम 20 बिस्वा हैं, 16 बिस्वा हैं, 12 बिस्वा हैं, हम जो है कानकुब्ज हैं, सनाग हैं, सरजूबारी हैं, हम जो है भूमिहार हैं, और इस तरीके से करके समाज को आपस में बांटने का काम करते हैं। जिस दिन आप लोग ये बंटवारा खत्म कर देंगे, जिस दिन आप लोग अपने आप को ब्राह्मण के नाम से खाली जानने लगेंगे, उसी दिन आपको अपनी ताकत का एहसास भी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में और खास तौर से पूर्वांचल में तो ब्राह्मण समाज भरा हुआ है। हर जिले में और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण समाज भरा हुआ है, लेकिन फिर भी उसकी आज ऐसी हैसियत क्यों है? क्योंकि आप जिस दिन इकट्ठा हो जाएंगे, एक साथ हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, उसी दिन आपको यह एहसास हो जाएगा कि आप तो 16% हैं, और उत्तर प्रदेश में जहां 25 करोड़ लोग रहते हैं 16% माने रखता है। 25 करोड़ में 16% का मतलब हुआ कि आप लोग 3 करोड़ के ऊपर हैं। इतनी बड़ी शक्ति होने के बाद भी आप किनारे बैठे रहते हैं। जिस दिन आप इकट्ठा हो जाएंगे, 16% इकट्ठा हो जाएगा, आपको देखने के लिए सब लोग मजबूर हो जाएंगे। आपको आपकी तरफ हर एक की निगाह उठेगी और सम्मान पूर्वक उठेगी। खुशी की बात ये थी तब उस समय कि ब्राह्मण समाज इकट्ठा हुआ, एकजुट हुआ, एक साथ हुआ, और हमारे साथ में इकट्ठा होकर के याद करिए 9 जून 2005 को 5 लाख से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग लखनऊ के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैदान में इकट्ठा हुए। वहां पर बहन मायावती जी उस दिन मुख्य अतिथि थी। 48 डिग्री टेम्परेचर था, फिर भी इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग वहां इकट्ठा थे। 11,000 से ज्यादा लोगों ने शंखनाद करके बहन मायावती जी का स्वागत किया था। और बहन मायावती जी को जब हमने गणेश जी की प्रतिमा भेंट की थी तो वो लेकर सीधे माइक पर गई थी, और उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने पहले शब्द बोले थे, कहा था हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और फिर ये कहकर के उन्होंने अपनी बात शुरू की थी। और उसके बाद ब्राह्मण समाज की तैयारी को देख करके उन्होंने अपनी पार्टी का पुराना नारा जो कई वर्षों से चला रहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, उन्होंने उस नारे को ही बदलने का काम करा और एक नया नारा देने का काम किया था, जिसकी जितनी तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। और उसके बाद उन्होंने ब्राह्मण समाज को जिसकी तैयारी उन्होंने उस दिन देख ली थी, उनको हिस्सेदारी देने का काम किया। अब 85 सीटों पर उत्तर प्रदेश में, जहां पहले 40 में लड़ाया था, उतार करके चुनाव के मैदान में उतारने का काम किया था। और इतना ही नहीं, उन्होंने उस दिन, हमने भी ब्राह्मण समाज से एक बात कही थी। हमने कहा था कि आप लोग इकट्ठा हो गए, एक साथ हो गए, एकजुट हो गए, 16% हो गए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एक अपने आप में बड़ी भारी गलतफहमी हो जाए कि अब क्या है, अब तो हम 16 इकट्ठा हो गए हैं, 3 करोड़ इकट्ठा हो गए हैं, अब तो हम पूरा जग जीत लेंगे, उत्तर प्रदेश जीत लेंगे। आपको ये मालूम रहना चाहिए कि 16% अगर इकट्ठा भी हो जाते हैं तो आप एक भी सीट नहीं जीत सकते, क्योंकि सीट जीतने के लिए आपको 30% से ऊपर चाहिए होता है। और इसलिए भाईचारा बनाइए। किसके साथ भाईचारा बनाइए? सबसे पहले भाईचारा बनाइए दलित समाज के भाई बहनों के साथ में, जो 23% है, और जिनके साथ में पहले से ही अन्य वर्ग के समाज के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो पिछड़ा वर्ग के लोग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हो, ये उनके साथ पहले ही से जुड़े हुए हैं। और जैसे ही आप इनके साथ भाईचारा बनाएंगे,
तो खाली 23 और 16 मिलकर के आप तो 30 के इतना आगे निकल जाएंगे कि हर सीट पर आप भारी पड़ने का काम करेंगे। लोगों ने हमारी बात मानी, भाईचारा बनाया, एक मिसाल दी पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में भाईचारे की, जिसका नाम बाद में सोशल इंजीनियरिंग रखा गया कि किस तरह से भाईचारा बनाया जा सकता है। इसकी मिसाल ब्राह्मण समाज के लोगों ने देने का काम किया। और उसके बाद क्या हुआ, जब 2007 का चुनाव हुआ और जब गिनती खुली वोटों की, तो आपने भी देखा कि चूंकि दलित समाज के हमारे जो भाई बहन हैं, उनको जितना भी कोई समझाने की कोशिश करे, जितना भी प्रलोभन देने की कोशिश करे, जितना भी डराने धमकाने की भी कोशिश करे, वो तो एक साथ इकट्ठा होकर के एक चट्टान की तरह बहन मायावती जी के साथ खड़े रहते हैं और हाथी का निशान लेकर के अपना मुहर लगाने का काम करते हैं। उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोग और बहुजन समाज पार्टी के जो लोग किसी और समाज के भी खड़े थे, उन पर अपना वोट डालने का काम किया। और उसी का नतीजा निकला कि जहां 3 लोग खाली ब्राह्मण समाज के पहले जीते थे, वो गिनती बढ़ करके 45 पर पहुंचने का काम उत्तर प्रदेश में 2007 में होने का काम हुआ। और एक तरफा नहीं हुआ, ब्राह्मण समाज ने भी भाईचारा निभाने का काम किया, जो वादा किया था उसको पूरा करने का काम किया। जहां पर रिजर्व सीटें थी, सुरक्षित सीटें थी, जहां दलित समाज के भाई बहन चुनाव लड़ रहे थे, तो ब्राह्मण समाज के लोगों ने भी अपना तन मन धन लगा करके पूरी ताकत झोंक दी उनको जिताने के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से लड़ रहे थे, और अपना वोट उनको डालने का काम किया, डलवाने का भी काम किया। और उसी का नतीजा निकला कि जहां 16 सीटों पर हम लोग 2002 में जीते थे सुरक्षित सीटों में, वो बढ़ करके गिनती 62 पर पहुंची। 62 सीटों पर हम लोग जीतने का हम लोगों ने काम सुरक्षित सीटों में किया। और फिर क्या हुआ, फिर तो पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश की 2007 में बनी और बहन मायावती जी उसकी मुख्यमंत्री बनी। बहन मायावती जी ने फिर जो ब्राह्मण समाज के लोगों को वादा किया था कि हम आपका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का काम करेंगे, और अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम बढ़ चढ़ करके आपका साथ देने का काम करेंगे। बहन मायावती जी ने अपने वादे को निभाने का काम किया। जैसे ही सरकार बनी, जितनी हमें भी उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा बढ़ करके उन्होंने ब्राह्मण समाज को देने का काम किया। उन्होंने जहां सर्व समाज को दिया, किसी भी समाज का हो, कोई भी समाज सोच लीजिए, हर समाज को उन्होंने उचित स्थान देने का काम किया। जो उनकी नीति है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की, उसको लेकर के उन्होंने सर्व समाज के लोगों को उचित स्थान देने का काम किया, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो कोई भी हो, उन्होंने लेकिन ब्राह्मण समाज को आगे की पंक्ति में रखने का काम किया। पहला उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव, डीजीपी पुलिस, एडिशनल कैबिनेट सेक्रेटरी, लॉ सेक्रेटरी, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल ब्राह्मण समाज से देने का काम किया। ऊपर से लेकर नीचे तक जितने अधिकारी थे, चाहे वो पुलिस में हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, बीपीएस हो, पीसीएस हो, उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को जो इधर उधर फेंक रखा गया था, जैसे आज कर रखा गया है, उस तरह से उस समय भी था, उनको सही स्थान देने का और सम्मानजनक स्थान देने का काम किया। क्योंकि काम तो इन्हीं लोगों से फिर जनता का होता है और समाज के लोगों का होता है। इतना ही नहीं, 15 मंत्री, 15 ब्राह्मण समाज के मंत्रालय उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के जो ब्राह्मण समाज के लोग थे उनको देने का काम किया। उसी में से नकुल दुबे भी थे, जिनको 7 मंत्रालय उन्होंने देने का काम किया था। इसी तरह से अन्य लोगों को देने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा उन्होंने एमएलसी बनाने का काम किया, और एमएलसी बना करके इतना ही एमएलसी पर बनाने पर ही नहीं रुकी, उन्होंने उसके बाद श्री गणेश शंकर पांडे जी को, जो ब्राह्मण समाज से थे, उनको विधान परिषद का अध्यक्ष भी बनाने का काम किया। उन्होंने आधा दर्जन लोगों को लोकसभा में भेजने का काम किया। और अगर उन्होंने 17 साल से हमको राज्यसभा में अपनी पार्टी का नेता बना के रखा हुआ है, तो वहां पर उन्होंने लोकसभा में भी उस समय उपनेता बनाने का काम किया था। और आज तो अपनी पार्टी का लोकसभा में नेता भी उन्होंने श्री रितेश पांडे को, जो कि ब्राह्मण समाज से हैं, उनको बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने 35 से ज्यादा लोगों को, ब्राह्मण समाज के 35 से ज्यादा लोगों को
कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने का काम किया, उनको चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाने का काम किया। 5000 से ज्यादा सरकारी वकील, उच्च न्यायालय इलाहाबाद, उच्च न्यायालय लखनऊ और जितनी भी निचली अदालतें हैं उन सब में उन्होंने ब्राह्मण समाज के वकीलों को उन्होंने सरकारी वकील बनाने का काम किया और 10 गुना उनका मानदेय बढ़ा करके उन्होंने उनको सरकारी वकील बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने समग्र विकास उत्तर प्रदेश का किया। खाली उन्होंने जो उनकी सोच है कि जब सरकार बनती है तो सबके लिए बनती है, उन्होंने सभी को देने का काम किया। जहां 29,500 उन्होंने जो अम्बेडकर ग्राम थे उनका समग्र विकास करने का काम किया, तो उसी जगह उन्होंने 29,000 नए प्राइमरी स्कूल बनाने का काम किया। 5,000 जूनियर हाई स्कूल, 5,000 हाई स्कूल नए बनाने का काम किया। 1 दर्जन से ज्यादा मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। 7 अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया और उसमें से तो एक यूनिवर्सिटी उन्होंने जो लखनऊ में बनाई है वो अपने आप में पूरे विश्व में अकेली यूनिवर्सिटी है। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा जो विकलांग जनों के लिए बनाने का काम किया, जिसमें देश और विदेश से भी लोग आकर के पढ़ते हैं, अकेली अपने आप में ऐसी एक यूनिवर्सिटी उन्होंने देने का काम किया। उन्होंने 23 नए जिले बनाने का काम किया और जब कोई नया जिला बनता है तो उसका समग्र विकास होता है। उन्होंने 23 नए जिले देने के साथ साथ में उन्होंने किसानों के लिए जो गन्ना किसान थे जिनका पैसा का भुगतान नहीं होता था, उन्होंने पैसा तो भुगतान कराने का काम किया ही किया। उन्होंने हर वर्ष उनके जो गन्ना का मूल्य था जो पिछले 10 वर्षों से नहीं बढ़ रहा था, उन्होंने हर वर्ष उसको बढ़ाने का काम किया और आज भी 2012 के बाद से वो गन्ना का मूल्य जो बहन मायावती जी ने लगाया था उसके बाद से नहीं बढ़ाने का काम हुआ, वो वही चलता चला आ रहा है। बहन मायावती जी ने जहां पूरे उत्तर प्रदेश में समग्र विकास किया, उन्होंने यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने का काम किया, बिजली उत्पादन को बढ़ाने का काम किया। 6000 मेगावाट की जो बिजली उत्पादन होता था उत्तर प्रदेश में, उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में कई नए नए कारखाने लगा करके उसको उन्होंने 13,500 मेगावाट पहुंचा करके पूरे प्रदेश को बिजली देने का काम किया। महिला सुरक्षा देने का काम किया, लड़कियों के लिए योजना बनाई, गरीब परिवार में लड़कियां पैदा हो, अगर पैदा होते ही उनके माँ बाप को एक बैंक ड्राफ्ट दिलवाने का काम किया, जबकि जब वो 18 साल की हो तो उसके खाते में 1 लाख रुपया जमा हो जाए। उनकी पढ़ाई मुफ्त करने का काम किया, शुरू से लेकर के और डिग्री कॉलेज तक की पढ़ाई मुफ्त देने का काम किया। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने का काम किया, महिलाओं की पेंशन देने का काम किया, विधवाओं के लिए उन्होंने योजना बनाने का काम किया। लड़कियों को जो इनको हक नहीं मिलता था अपनी पुश्तैनी जायदाद में, उनको हक दिलाने का काम, कानून बना करके देने का काम बहन मायावती जी ने किया। सुरक्षा देने का काम किया, महिलाओं की सुरक्षा आज भी सब लोग याद करते हैं, विरोधी पार्टी वाले भी हो, कोई भी हो, पूरे देश से विदेश में बहन मायावती जी की कानून द्वारा कानून का राज को कोई भूल नहीं सकता। उन्होंने जो करके दिखाने का काम किया और उसको उस कानून द्वारा कानून राज को स्थापित करने के लिए उन्होंने कभी भी अपने और परायों में फर्क नहीं किया कि ये लोग हमारे अपने हैं और ये पराये हैं, ये हमारी पार्टी के हैं, ये दूसरी पार्टी के हैं। इस तरह की कभी उन्होंने सोच नहीं रखी। उनके लिए जो भी दोषी है वो फिर दोषी चाहे कोई भी हो उसको बख्शने का काम नहीं किया। उन्होंने अपने ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 15 दिन पुरानी सरकार बनी थी 2007 में और कानून अपने हाथ में लेने का काम किया था। और कानून आप ही के आसपास के क्षेत्र के वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, आप लोग जानते हैं अच्छी तरीके से। उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया था, गरीबों की झोपड़ियों को उजाड़ने का काम किया था, बुलडोजर चला दिया था। सोचा कि अब क्या आपको हमारा ही राज्य है, अब कोई चिंता की बात नहीं है। बहन मायावती जी ने उनको अपने घर पे बुलाया था लखनऊ में और मैं भी मौजूद था उस दिन वहां पर, और घर में बुला करके उनको वहीं घर में हथकड़ी पहनवा करके और जेल की सलाखों में भेजने का काम किया था और पूरे 5 साल तक उन्होंने उनको जेल में रखने का काम किया था। याद करिए जो महिलाएं हैं, आज महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। जैसा समाजवादी पार्टी की सरकार में था उसी तरह से महिलाओं के साथ आज उनके साथ में दुराचार हो रहा है। हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में दुराचार और उसके साथ में बलात्कार हो रहा उत्तर प्रदेश में। ये सरकारी आंकड़ा है और ऐसी सरकार की कल्पना आप लोगों ने कभी की थी, लेकिन ऐसा हो रहा है। बहन मायावती जी की सरकार को याद करिए जरा सा, रात के 12 बजे भी अगर किसी महिला को घर से बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाती थी
हिचकिचाती नहीं थी, वो बगैर सोचे निकल जाती थी निडर होकर के, क्योंकि उसको ये मालूम था उसकी तरफ कोई गलत निगाह उठा के नहीं देख सकता, क्योंकि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं, ये सबको मालूम। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज वो चाहे ब्राह्मण समाज की महिलाएं हो, चाहे कोई भी हो, उनके साथ में किस तरह से दुराचार हो रहा है। चुनाव हो रहे थे, आपने देखा पंचायत के किस तरीके से एक महिला के साथ में उसका चीरहरण होता है, और सब लोग देखते रहते हैं, अधिकारी भी हैं, सब लोग देख रहे हैं। ये सब ने देखा कि किस तरह से आज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, किस तरह से हाथरस में एक दलित की बेटी, उसके साथ में बलात्कार होता है, और बलात्कार होने के बाद जब वो मर जाती है, जब वो शरीर अपना छोड़ देती है, उसके बाद उस शरीर के साथ में क्या किया गया, ये भी सबने देखा। किस तरीके से अपना एक निर्देश जाता है लखनऊ से जिलाधिकारी को कि हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और इसलिए हम देख रहे हैं तो तुम खुद मौजूद रहोगे, और अपनी मौजूदगी में ये देखोगे कि किसी भी तरीके से उसके मृत शरीर को उनके परिवार वालों को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि जो उसमें मुलजिम लोग हैं, जिन्होंने ये घृणित काम किया है, वो सब अपने हैं, अपने चहेते हैं, उनको बचाना है। और इसीलिए आपने देखा कि मीडिया को भी 2-2 किलोमीटर तक दौड़ा के भगाया गया, जिलाधिकारी खुद खड़े रहे, और घर की महिलाएं, घर उसकी माँ, बहन, भाई, सब लोग रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि अच्छा हमको शरीर दे दो, हम इसका अंतिम संस्कार कर लें। नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा शरीर दिखा दो, नहीं दिखाया। उन्होंने कहा चेहरा तो दिखा दो, अंतिम बार चेहरा तो हम देख लें, और उन्होंने कहा हम नहीं दिखा सकते, हमको ऊपर से निर्देश है, लखनऊ से निर्देश है। और उसके बाद किस तरीके से ले जा करके खेतों में उसको मिट्टी का तेल डाल करके जलाने का काम किया गया, और जलवाने का काम पुलिस वालों से करवाया गया, जो जिंदगी भर अपने को माफ नहीं कर पाएंगे, जिनसे मजबूरन और दबाव डाल करके ये काम कराया गया, वो लोग तो अपने को जीवन भर इस घृणित कार्य के लिए कोसते रहे। पूरा प्रदेश रोता रहा, पूरा प्रदेश देखता रहा, दुखी रहा। इस घृणित कार्य को सबने देखा, मीडिया के लोगों ने दिखाने का काम किया। हम लोग शर्म से हम लोगों की निगाहें झुक गई, हम लोगों को नहीं, पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा, और विदेशों तक में ये दिखाने का काम हुआ। मीडिया में दिखाया गया, टेलीविजन में दिखाया गया, अखबारों मैगजीन में निकला कि एक दुनिया में एक ऐसा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जहां पर एक महिला, एक लड़की के साथ में इस तरह से दुष्कर्म होने के बाद में उसके शरीर के साथ में इस तरह से होता है। आपने देखा आज उत्तर प्रदेश में ठीक उसी प्रकार से जैसे समाजवादी पार्टी की सरकार में ये लोग हमलावर थे, दलितों की झोपड़ियां उखाड़ने का काम करते थे, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाने का काम करते थे, ब्राह्मण समाज के साथ में यही करते थे। आज भी इस सरकार में वही हो रहा है। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया उस समय मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने अपनी भरी सभा में अपने कार्यक्रम में कह दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों को सबक सिखाना है। ये ब्राह्मण समाज के लोग और दलित समाज के लोग ये हमारे साथ में कभी नहीं खड़े होते हैं, और न खड़े होने की हम उम्मीद करते हैं, और इसलिए इनको सबक सिखाना है। उनकी ये बात, उनका कोई काम नहीं किया जाएगा। जब ये बात छप गई अखबारों में, अखबार में निकल गया, तो इतना ना, और उसके बाद जो उनके एक ब्राह्मण समाज के उनके यहाँ मंत्री थे श्री राजा राम पांडे जी, जो अपने को समाजवादी पार्टी का संस्थापक भी कहते थे, वो जब वहां पर गए तो उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से मिलकर के ये बात आपने ठीक नहीं की, आपको इस तरह से एक समाज के बारे में पूरी बात नहीं कहनी चाहिए, और इस तरह का आपने वक्तव्य दिया, ये गलत है। इतना नाराज हो गए उनकी इस बात से, इतना खफा हो गए उन मंत्री जी से कि उन्होंने उनको इतना बेइज्जत किया। उनकी पहले तो उन्होंने मंत्रालय छीनने का काम किया, उसके बाद उनको घर छीनने का काम किया, और जब वो उनके घर में फिर से मिलने गए तो मिले तो नहीं, उनको बेइज्जत करके अपने बंगले से बाहर निकालने का काम किया सबके सामने। इतना दुखी हुए वो, इतना शर्मिंदा हुए, इतना पीड़ित हुए कि वो अपने जब घर गए, घर जाते जाते उनको हृदय उनका रुक गया और उनकी मौत हो गई। तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में जो ब्राह्मण समाज के साथ में चल रहा था, वो उत्तर प्रदेश में जैसे ही ये सरकार बनी 2017 में, तो इसका मंजर आपको देखने को मिल गया। शुरुआत तो आपके ही जिले से हो गई। सबसे प्रमुख, सबसे संभ्रांत, सबसे ऐसे परिवार के मुखिया के यहाँ
उन्होंने आते ही जैसी सरकार बनी उन्हीं के घर में हमलावर हो गए और हमला कर दिया और एक रेड डालने का काम किया। क्या मिला? मिला कुछ नहीं, लेकिन वो दिखाना चाहते थे कि हम ब्राह्मण समाज हमारे साथ में नहीं है, ब्राह्मण समाज को हम सबक सिखाने का काम करेंगे। वो भूल गए कि ब्राह्मण समाज के ऊपर जितना भी उत्पीड़न कर लो, जितना भी दबाने की कोशिश कर लो, ब्राह्मण समाज जिस दिन फिर से इकट्ठा होकर के एकजुट होकर खड़ा हो जाएगा, तो जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंका था, ये भगवान श्री परशुराम जी की वंशज है, उसके बाद ये समय की सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने में वक्त नहीं लगेगा और ये यहाँ से बाहर हो जाएगी। ये इनको नहीं पता भी होगा तो ये अभी अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं। और वरना ऐसा ना होता तो जो गोरखपुर से शुरू किया इन्होंने, गोरखपुर से बढ़ करके रायबरेली में ना करते। रायबरेली में 2017 की जुलाई में ही 5 ब्राह्मण समाज के नौजवान साथियों को उनकी हत्या कर दी जाती है, भीभत्स तरीके से हत्या करी जाती है। मजबूत किस्म के नौजवान साथी थे, उनके हाथ पांव काट दिए जाते हैं, उनको जला दिया जाता है और उसके बाद कहा जाता है, उनके मंत्री कहते हैं जो उसी क्षेत्र के मंत्री थे, अपनी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं कि ये तो माफिया ब्राह्मण समाज जो है ये माफिया लोग हैं और इनके साथ में ऐसे ही होना चाहिए। उसी तरह से ये लोग भी माफिया थे और इनके साथ में अगर इनकी हत्या हो गई तो इसमें आंसू बहाने की जरूरत नहीं। हम उनके घर गए, हमने सोचा कि अगर ये बड़े भारी अपराधी थे तो इनके घर में तो बड़ा पैसा होगा, बड़ा अच्छा घर होगा। जब हम रायबरेली गए और उनके गांव में गए तो वहां पर तो ना कोई घर था, ना कोई पैसा था, वहां तो झोपड़ी में रहते थे वो लोग, छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, 10 बाई 12 फीट की झोपड़ी थी। उस झोपड़ी को भी आग लगाने का काम किया, उस झोपड़ी को भी जला देने का काम किया, इन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा। तो उन्होंने तो वहीं से बता दिया था, गोरखपुर से शुरू करके जब ये रायबरेली गए तो इन्होंने बता दिया था कि अब की बार ब्राह्मण समाज के साथ में हमारा क्या रवैया रहने वाला है। और उसके बाद तो झड़ी लग गई, सिलसिला चलता रहा, एक के बाद एक हत्याएं होती नहीं। गोरखपुर के ही वरिष्ठ अधिवक्ता की हत्या हो गई, कोई मतलब नहीं, कोई पकड़ा नहीं जाता है, कोई सजा नहीं किसी को होती है और उसके बाद सब छूट जाते हैं। तो इसी तरीके से इलाहाबाद के वरिष्ठ अधिवक्ता, लखनऊ में वरिष्ठ अधिवक्ता, जो लोग मुखर थे, जो इनके खिलाफ बोलने का काम करते थे, इनकी हैसियत खोलने का काम करते थे, उनको मार देने का काम हुआ, मरवा देने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, ब्राह्मण समाज के 1-2 नहीं, अनगिनत लोग, चाहे झांसी में 5 मारे गए हो, मिर्जापुर में 5 बच्चे मार दिए गए, ब्राह्मण समाज के एक परिवार से जो बहुत मुखर रहते थे उनकी आंख निकाल दी गई, उनको मरवा दिया गया। जिस तरह से लखनऊ में दिन दहाड़े शूट आउट हुआ, जिस तरीके से वहां पर एनकाउंटर करके मारने का काम हुआ, राकेश पांडे का अपनी माता पिता को देखने के लिए गया था, कोरोना में बीमार थे, उनके साथ में इलाज करा रहा था, घर से उठा ले गए, उठा के ले जाकर के कंटोनमेंट में एनकाउंटर करके मार दिया, कहा बहुत बड़ा अपराधी था। विनय तिवारी करके जो कि एक एप्पल कंपनी में काम करता था, उसका क्या लेना देना माफिया गर्दी से, लेकिन वो बस खाली यही दोष था कि वो ब्राह्मण समाज में जन्मा था। वो गाड़ी से वापस आ रहा था, गाड़ी रुकवाई, नाम पूछा, जैसे ही तिवारी बताया गोली मार दी। और उसके इतना ही नहीं, यहाँ कमलेश तिवारी तो हिंदू पार्टी के नाम से चलाते थे, पूरे प्रदेश में पार्टी चलती थी और उसको भी नहीं बख्शा गया, वो भी मार दिया गया। और उसके बाद तो कानपुर में जो बिकरू कांड हुआ, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, वो तो किसी से छिपा नहीं है। एक व्यक्ति को लेकर के उन्होंने कितने लोगों को, ब्राह्मण समाज के लोगों को मार दिया, आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का तो एनकाउंटर हो गया। विकास दुबे के बाद उसका तो एनकाउंटर कर ही दिया आपने, लेकिन उसके बाद क्या किया? हरियाणा से 17.5 साल के लड़के को उठा लाए और उठा करके उसको भी गाड़ी पलट जाती इटावा के पास और उसको भी गोलियों से भून दिया गया कि वो भी भाग रहा था, इसलिए गोलियों से मार दिया गया। इतना ही नहीं, 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग जो मजबूत किस्म के थे और अन्य लोग जो अपना ब्राह्मण समाज के लोग अपना धंधा करते थे, उन सबको उसमें नामजद कर दिया, जिनका कोई लेना देना भी नहीं था। कुछ लोग तो कलकत्ता और मुंबई में थे, उनको भी उठा लाए और ला करके उन्होंने अज्ञात कहा कि अच्छा मौका मिला है इनको सबक सिखाने का। जितने भी मजबूत किस्म के कानपुर के इर्द गिर्द कहीं के भी हों, उन ब्राह्मण समाज के लोगों का नाम उसमें दर्ज कर दो और उसके बाद उनके
ठिकाने लगाने का काम करो। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग आज भी जो है जेल की सलाखों के पीछे डाल रखा है, न कोई चार्जशीट न कोई मुकदमा, लेकिन उनको डाल रखा है। 35 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोगों की जो कि काम धंधा करते थे, उनका किसी चीज से लेना देना नहीं था, लेकिन उनको भी दबाना था, उनको भी धमकाना था, उनको भी तबाह करना था। इसलिए उनके बुलडोजर चला के किसी का मकान तोड़ दिया, किसी की दुकान तोड़ दी और जमीनें जब्त कर दी, उनका पैसा जब्त करने का काम इन्होंने उस बिकरू कांड के नाम पे किया। इतना ही नहीं, एक लड़की जो 16.5 साल की थी, खुशी दुबे, उसका क्या दोष था? खुशी दुबे पहले खुशी तिवारी की शादी के बाद 30 तारीख को शादी होती है, 1 जुलाई उसका पहला दिन घर में, अभी तो उसके हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी और उसको उठा ले गए 2 तारीख को। कहते हैं कि ये भी इसमें अपराधी है। उसको जिसके हाथ में मेहंदी लगी हो वो बंदूक क्या उठाएगी? वो वहां से तो थी नहीं, वो तो कानपुर में रहती थी, वहां से शादी होकर के वहां गई थी, लेकिन उसको भी उठा ले गए। 1 हफ्ते तक कहाँ रखा, क्या किया उसके साथ में, किसी को पता नहीं। 1 हफ्ते के बाद जब शोर बचा कि वो लड़की कहाँ गई, तो उसको जेल में बंद कर दिया। 3 महीने तक जेल में बंद रखा। उसके बाद जब ये पता लगा ये तो नाबालिग है, जुवेनाइल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये तो नाबालिग है, तो उसको ले जाकर के रिमांड होम में 12 बंकी में रखा, जहां पर कि 2 कमरे में 47 लड़कियां पहले से थी, 48वीं लड़की उसको बना करके वहां रखने का काम, और वहां पर उसको बंद करके रखा हुआ है। कोरोना में उसकी इतनी हालत खराब हो गई, मरणासन थी, लेकिन कहा कि नहीं, इसकी पैरोल नहीं होनी चाहिए, इसको बेल नहीं मिलनी चाहिए, ये बाहर नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उसकी जब बेल लगी उच्च न्यायालय में, तो लगा अब तो बेल हो ही जाएगी। कौन से जुर्म में उसको रोका जा सकता है जेल के अंदर? ना उसके हाथ में कोई बंदूक, ना उसने कुछ और किया, तो उसको किस बिना में रखें? नाबालिग लड़की है। तो क्या किया कि नहीं, मुखिया का आदेश गया लखनऊ से कि देखो किसी भी हालत में खुशी दुबे को बाहर नहीं आना चाहिए। ये ब्राह्मण समाज को हमको सबक सिखाना है, चाहे वो महिलाएं हो और चाहे वो पुरुष हो, उनको सबक सिखाना जरूरी है। और इसलिए इस लड़की को जेल के अंदर ही रहना चाहिए। और इसलिए एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाया गया। वहां की अधीक्षिका जो थी, उससे एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवा करके, और उसमें यह लिखवाया गया कि ये 47 लड़कियां जो उसके साथ में रहती हैं, उन्होंने कंप्लेंट की है, दवानी हमसे कहा है कि खुशी दुबे ये हमसे कहती है कि अगर हम बेल हो गई हमारी और हम बेल होकर के बाहर निकल गए, तो हम इस प्रदेश की सबसे बड़ी दुर्दांत अपराधी बन जाएंगे, और इसलिए इसकी बेल नहीं होनी चाहिए। और इसी वजह से उसकी बेल खारिज करा दी गई। इतना ही नहीं, घर में जो 2 महिलाएं काम करती थी, जिनका कोई लेना देना नहीं, उनके पतियों को, खुशी दुबे के पतियों को तो गोलियों से उड़ा दिया, उनके पतियों को भी मार दिया, और उनको भी उठा ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। और जेल में खाली उनको नहीं बंद किया, जो काम कर रही थी उसकी 3 साल का लड़का और 6 साल की लड़की, उसको भी ले जाकर के जेल में बंद कर दिया। और ये आदेश दिया गया है कि कोई मुकदमा नहीं चलाना, धाराएं लगा दो बस, जैसे ब्राह्मणों पर लगा, इसके ऊपर भी इतनी धाराएं लगा दो कि ये निकलने ना पाए, और ये बच्चे ब्राह्मणों के ये वहीं जेल में रहते रहते इनको वयस्क हो जाना चाहिए। इस तरह से इतनी धाराएं लगाने का काम करो। आज भी वो लोग जेल में, वो महिलाएं जेल में, उनको आज भी बाहर निकलने के लिए नहीं दिया गया। ये वो सरकार है जो कि आपसे आती है, आपसे वोट तो मांगते हैं, झूठ फरेब करके, झूठे वादे करके, आपको लुभावने वादे करके आपसे वोट लेने का काम करते हैं, और वोट लेकर के फिर क्या करते हैं? बहन मायावती जी की तरह निभाने का काम नहीं करते हैं। जो वादा करती हैं वो उसको निभाने का काम करती हैं, ये धोखा देने का काम करते हैं। क्या क्या वादे नहीं किया आपसे इन्होंने जब वोट लेना था? अभी फिर आ रहा है चुनाव, फिर आपके बीच में आएंगे, फिर आपसे तरह तरह के लुभावने वादे करेंगे, और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि धर्म के नाम पे, देश के नाम पे हमको वोट दे दो। क्या किया था इन्होंने आपसे वादे? क्या क्या वादे नहीं किए थे? महिलाओं से कहा था हम सुरक्षा देंगे, क्या यही सुरक्षा दी कि हर 2 घंटे में एक महिला के साथ को पीड़न हो, रेप हो? इन्होंने कहा था कि हम जो नौजवान लोग हैं उनसे कहा तुम हमारे साथ जुड़ जाओ, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं, जो डिग्री होल्डर हैं, PhD किए हुए हैं, उनसे कहा कि तुम हमारे साथ में आ जाओ। अगर तुम हमारे साथ में आओगे तो 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ लोगों को नौकरी हर वर्ष हम देने का काम करेंगे। नौजवान जल्दी है साथ में, बेरोजगार है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, तो वो इनके साथ में रहते हैं। उसके बाद क्या हुआ? नौकरी तो नहीं दी,
लेकिन जो नौकरियां लोग पहले कर रहे थे और जो नौकरियां जिनके पास थी वो भी खत्म करने का काम किया। जितने कारखाने थे वो बंद करा दिए, नोटबंदी करके, जीएसटी लगा के। मजदूर जो है बेरोजगार होकर सड़कों पर पहुंच गए, यहाँ से जाके पलायन करके दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, वहां जिस तरह से बेइज्जत होते हैं, जिस तरह से मार खाते हैं, जिस तरह से पैदल चल करके जब कोरोना था वो यहाँ पर आए, अपने घरों में वापस आए, वो मंजर सबने देखा, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ये लोग, उन्होंने लालच दी नौकरी की, और नौकरी की लालच देने के बाद करा क्या, नौकरी नहीं दी। और जब लोगों आंदोलित हुए, लोगों ने आंदोलन किया, नौजवानों ने, कि क्या हमारी नौकरी कहाँ है, तो पहले तो लाठियां चलाई, फिर जब घेरने का काम किया, जब पार्लियामेंट में हम लोगों ने घेरा कि आपने तो कहा था बताइए इनकी नौकरियां कहाँ हैं, तो क्या जवाब देते हैं? जवाब देते हैं ये उसी तरह से जैसे 15 लाख रुपए हर एक के खाते में आ जाएंगे, 15 में पैसे भी नहीं आए। कहते हैं कि हम लोगों ने ठीक है कहा था नौकरी दे देंगे, पर नौकरी है ही नहीं तो कहां से देते हैं? इनसे कहिए अपना रोजगार करें जाके। जब पूछा हम लोगों ने कि क्या रोजगार करें, हमने स्वयं उनके मंत्री से पूछा क्या रोजगार करें, तो जवाब क्या देते हैं? कहते हैं कि इनसे कहिए कि ये तो पढ़े लिखे हैं, ये जाएं और ठेला लगाएं और ठेले में ये पकौड़ा बेचने का काम करें। ये सलाह दे रहे हैं पीएचडी डिग्री होल्डर जिनका आपने वोट लिया था। पकौड़ा बेचना, ठेला लगाना, खोंचा लगाना, ये सब चीजें हम लोग इनको बुरा नहीं मानते। हमारी पार्टी तो गरीबों के लिए लड़ती है, बहुजन समाज पार्टी इन्हीं के लिए खड़ी रहती है, इन्हीं के लिए लड़ती रहती है दिन रात। लेकिन झूठे वादे नहीं करने चाहिए। आप झूठा वादा करके पढ़े लिखे लोगों से और उनसे बाद में कहिए पहले नौकरी देंगे, फिर कहिए पकौड़ा बेचने का काम करिए जाके, ये बहुत ही शर्मनाक, ये बहुत ही निंदनीय चीज है। लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके यहाँ तो झूठे वादे करने की प्रथा है। किसानों से क्या कहा? किसानों से कहा कि हम तुम्हें जो है तुम्हारी जमीन, हम तुम्हें आमदनी 2 गुनी कर देंगे। किसान ने सोचा चलो ये तो 2 गुनी आमदनी करने जा रहे हैं, इनको वोट दे दो। उसके बाद क्या हुआ? 2 गुनी तो छोड़िए, उन्होंने उनकी आमदनी 0 पर पहुंचा दी। और उसी पर नहीं रुके, इनके जो चुनिंदा उद्योगपति हैं जिन्होंने पूरे देश को खरीद लिया धीरे धीरे करके, जिनके हाथ में इन्होंने पूरा देश बेच दिया है, आपकी सारी धरोहर जो आपके टैक्सों से बनाई गई थी, जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे, उन सबको एक एक करके इनको बेचने का काम कर दिया। चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे ऑयल इंडिया हो, चाहे गैस अथॉरिटी हो, चाहे रेलवे हो, अब रेलवे भी प्राइवेट हो गई, चाहे बिजली घर हो, बिजली की सप्लाई भी प्राइवेट हाथों में, पानी की सप्लाई प्राइवेट हाथों में, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वो भी प्राइवेट हाथों में, बैंक वो भी प्राइवेट हाथों में। एक एक करके इन्होंने इन सारी चीजों को अपने चुनिंदा जो इनके उद्योगपति हैं, जिनको लाखों करोड़ रुपया चुनाव के समय देते हैं और ऐसे भी देते रहते हैं, उनको इन्होंने बेचने का काम कर दिया। और इसी वजह से यहीं पर तो नौकरियां निकलती थी लाखों की संख्या में हर साल, वो बंद हो गई। लेकिन किसानों के ऊपर भी हमलावर जब हुए तो किसान जो ये उद्योगपति हैं, उन्होंने इनसे कहा कि आपने पूरा देश तो हमारे हाथ में बेच दिया है, लेकिन हमारे पास अभी जमीन रहेगी, जमीन भी इस देश की हमको चाहिए। तो इन्होंने कहा ठीक है, परेशान नहीं हो। फिर से इनको रुपया मिल गया, फिर से इनकी पार्टी को रुपया आ गया। और उसके बाद क्या किया इन्होंने? 3 काले कानून किसानों के विरुद्ध लादने का काम किया, किसानों के ऊपर ठोकने का काम किया, जिन कानूनों के हिसाब से इन किसानों को मजबूरन अपनी जमीनें पट्टे में देनी पड़ेगी, और पट्टे में देने के बाद वो लोग उद्योगपतियों को देंगे, फिर वो लोग फसल का कहते हैं पैसा आपको देंगे। न्यूनतम पैसा नहीं है, उसमें कहीं भी कानून नहीं डाला कि न्यूनतम पैसा मिलेगा और इतना पैसा यहाँ मिलता ही रहेगा। उन्होंने कहा आपको फसल का पैसा देंगे, 1 साल देंगे, 2 साल देंगे, उसके बाद कह देंगे बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, आपकी खाद अच्छी नहीं की, आपने बुआई अच्छी नहीं करी, पिराई अच्छी नहीं करी, इसलिए फसल अच्छी नहीं हुई, आपको रुपया देना बंद कर दिया। लेकिन जमीन का क्या होगा? जमीन तो किसान की हमेशा के लिए चली गई, उस जमीन को वापस लेने के लिए किसान, उसका पूरा जीवन निकल जाएगा कोर्ट कचहरी करते करते, लेकिन इन उद्योगपतियों से वो जमीन वापस नहीं उसके पास आने वाली है। और इसीलिए किसान आंदोलित है, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में किसान 1.5 साल से आंदोलित है। उसके ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं किए, 500 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई इस आंदोलन में।
हम लोग भी उनके साथ में पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर हर जगह खड़े हुए आंदोलन में, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि आपने तो अभी 2 दिन पहले अखबार पढ़ा होगा, टेलीविजन भी देखा होगा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कहते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कि अब समय आ गया इन किसानों को भी सबक सिखाने का, और इसलिए ये जो अगर आंदोलन करते हैं तो इनके ऊपर लाठियां चलाई जानी चाहिए। उनका अधिकारी, जिलाधिकारी कहता है कि हमें हुक्म मिला है, अपने नीचे वालों से कहता है कि देख लेना, कोई भी आंदोलनकारी यहां से बच के नहीं जाना चाहिए। अगर आंदोलन में आया हुआ किसान है तो उसका सर जब तक ना फूट जाए तब तक उसको जाने मत देना। और एक व्यक्ति की तो मृत्यु भी हो गई, कितने लोगों के सर फट गए, वो आज अस्पतालों में भर्ती है। तो ये इस तरह की निर्दयी सरकार है, आपसे झूठे वादे करके वोट तो ले लेती है और फिर क्या कहती है कि आपसे कोई हमारा लेना देना नहीं। धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे आपसे वोट, जब कुछ नहीं बचता है तो धर्म के नाम पे आपसे वोट मांगने लगते हैं। कह देते हैं कि रामलला के नाम पे वोट दे दो, राम के मंदिर के नाम पे वोट दे दो। और करा क्या है इन्होंने राम के मंदिर के नाम पे, ये भी छुपा नहीं है लोगों से, लेकिन आपको भी जानकारी होनी चाहिए। राम के नाम पे, राम के मंदिर के नाम पे 93 से लेकर के, और इन्होंने जब तक सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, लाखों हजार करोड़ रुपए इन्होंने इकट्ठा कर लिए। खाली उत्तर प्रदेश नहीं, देश नहीं, विदेशों से भी मंगाया रुपया, डॉलरों में भी रुपया आया इनके पास कि मंदिर बनाना है। वो रुपया कहां गया? क्योंकि अगर रुपया था तो रुपया दोबारा मांगने की क्या जरूरत पड़ी? सर्वोच्च न्यायालय का जब निर्णय आया, 1.5 साल हो गया है, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया तो सबसे ज्यादा चेहरा इन्हीं लोगों का उतरा हुआ था, क्योंकि ये परेशान दुखी हो गए कि अब क्या होगा, हमारी राजनीति खत्म, अब हम किसके नाम से वोट मांगेंगे। अब तो लोग हमसे अपने पेट के बारे में पूछेंगे, अपनी भूख के बारे में पूछेंगे, अपनी नौकरी के बारे में पूछेंगे, अपनी जमीन के बारे में सवाल करेंगे, अपनी सुरक्षा के बारे में सवाल करने लगेंगे, विकास के बारे में सवाल करने में हम कैसे वोट मांगेंगे। तो इन्होंने उसके बाद देखा कि क्या किया है इन्होंने, जब निर्णय आया उसके बाद से फिर से झोला लेकर के और अपने लोगों को भेज दिया पूरे देश विदेश, देश में पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहा कि जाओ घर घर और जाके झोला लेके जाओ, और राम का मंदिर बनाना है, राम का मंदिर बनाना है, इसलिए इसको रुपया दे दो। और फिर से 1-2 रुपया नहीं, 10,000 करोड़ के ऊपर से रुपया इन्होंने अयोध्या के नाम पे इकट्ठा कर लिया। हम जब अयोध्या गए तो हमें पहले समझ में नहीं आया कि हमको क्यों रोका जा रहा है अयोध्या जाने से। हमारे ऊपर बहुत से प्रश्न लगा दिए गए, प्रेस के माध्यम से उन लोगों ने पूछा कि बीजेपी वाले पूछ रहे हैं कि आपका क्या लेना देना है अयोध्या से। मुझे समझ में पहले नहीं आया क्यों ये सवाल किए जा रहे हैं, हम तो अयोध्या पहले नहीं आए, अब क्यों रोका जा रहा। लेकिन वहां पर जाकर के पता लगा कि क्यों रोकना चाहते थे। अयोध्या के नाम पे इन्होंने हजारों करोड़ रुपया का बजट, हर साल बजट अयोध्या के नाम से निकलता है। अभी इस महीने बजट हुआ, पिछले महीने, उसमें भी अयोध्या के नाम से सैकड़ों करोड़ रुपए इन्होंने निकालने का काम किया। तो वो रुपया कहां जाता है? हम तो जब गए थे सोच रहे थे कि अयोध्या तो सोने की नगरी बन गई होगी, इतना सैकड़ों करोड़ सरकारी धन जो आपका धन है वो लग चुका है, तो अब तो अयोध्या नगरी देखने लायक होगी। हम पूरे अयोध्या में घूमे, अयोध्या में घूमने के बाद हमने ये पाया कि आप उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश, पूरे उत्तर प्रदेश का इतना ज्यादा बेहाल है, वो हमसे अलग कौन क्या जानेगा, क्योंकि हमने तो आज पूरा उत्तर प्रदेश घूम लिया है। हर जिले की सड़कें देख ली, हर जिले के हालात देख लिए, कितने बदतर हालात हैं। ये वो सरकार है जो कहती थी गड्ढा मुक्त सरकार होगी, और गड्ढा युक्त सरकार आज पूरे हर किलोमीटर में गड्ढे वाली सरकार आज उत्तर प्रदेश में ये इनकी सरकार चल रही है, गड्ढा मुक्त सरकार कहती थी। जब हम अयोध्या गए तो अयोध्या देखने के बाद तो उत्तर प्रदेश के आप जो भी जिला चले जाइए, जो सबसे खराब जिला आपको लगेगा, उससे बदतर हालात आपको अयोध्या के दिखेंगे जब आप अयोध्या में जाएंगे। वहां पर कोई भी काम नहीं हुआ, रुपया गया कहां जाता है? वहां पर अगर कुछ काम देखने को मिला तो वही देखने को मिला जो बहन मायावती जी की सरकार में 2007 से 12 में हुआ था। चाहे वो वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया हो हम लोगों ने कई करोड़ों का, और जिससे कि सरयू नदी में सीवेज गंदा पानी ना गिरे। पूरे अयोध्या में सीवर लाइन बिछाने का काम किया था, पूरे अयोध्या में पानी की लाइन बिछाने का काम किया था, सरयू घाट बनाने का काम किया था।
परिक्रमा जो अयोध्या की होती है वो सड़क छोटी सी पतली सी सकरी सी सड़क हुआ करती थी और जर्जर हालात थे, लोग अपना वहां उसी में चलते थे। उस सड़क को पहले तो 12 मीटर की सड़क बनाया और उसके बाद उसको ठीक करने का काम किया। वो सब काम जो हम लोगों ने उस समय किया था, उसके अलावा तो कोई काम दिखा नहीं अयोध्या में। उसी सरयू नदी में जहां हम लोगों ने घाट बनाया, वहीं पर जाकर के हर 2-3 महीने में एक बार दीपक जला दिया जाता है। कहते हैं कि हमने तो इतने करोड़ों दीपक जला दिए, रिकॉर्ड बना दिया, 2 करोड़ दीपक जला दिए। हो सकता है अगली बार 3 करोड़ जला दें। और कौन से दीपक जलाते हैं? दीपक मंगाते हैं चाइना से। यहाँ के कुम्हारों का दीपक पसंद नहीं आता है इनको, चाइना से मंगाया जाता है। और खाली एक दिन 10 मिनट के अंदर दीपक जला करके हजारों सैकड़ों करोड़ रुपया वो उसमें कर देते। अरे यही रुपया अगर आप अयोध्या में लगा देते तो अयोध्या का रूप बदल जाता है। हमने सोचा कि हजारों करोड़ राम मंदिर के नाम पे करा तो राम मंदिर तो बन गया होगा। तो पिछले साल आप लोगों ने भी 5 अगस्त 2020 को देखा था कितने शान शौकत से कार्यक्रम हुआ था अयोध्या में। भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ था, भूमि पूजन के साथ साथ में न्यू पूजन का कार्यक्रम हुआ था और ये ऐलान भी हुआ था कि अगले साल आइएगा, 1 साल बाद यहाँ मंदिर में दर्शन करिएगा, तो मंदिर बन जाएगा, उसका दर्शन करिएगा। हम तो 1 साल बाद गए वहां पर, लेकिन वहां क्या देखने को मिलता है कि वहां तो भूमि पूजन जहां किया था उस भूमि में कोई भी न्यू का पूजन करने के दिखावे का काम था, न न्यू का पूजन हुआ था, न भूमि का पूजन हुआ था। वहां तो 5 ईंटों का पूजन हुआ था। फिर से याद करिए, 5 ईंट रख कर उनका पूजन करके और उन ईंटों को हटा दिया गया, उनको सरयू नदी में डाल दिया या उसको ले जा करके किसी तिजोरी में बंद कर दिया गया, ये किसी को नहीं मालूम। लेकिन कोई भूमि पूजन नहीं हुआ। भूमि पूजन हुआ होता तो न्यू बनना शुरू होती। मंदिर हम देखने गए तो मंदिर कहां से बन जाता? मंदिर तो तब बनेगा जब न्यू पड़ेगी, और न्यू तब पड़ेगी जब गड्ढा खोदा जाएगा, गड्ढा खोद करके न्यू डालने का काम शुरू होगा। वहां तो अभी कोई भी काम शुरू नहीं हुआ। 1 वर्ष निकल गया, फिर से कह देंगे आपसे कि अगले साल बन जाएगा, चुनाव के बाद आप आइएगा, देख लीजिएगा मंदिर बन जाएगा, फिर से आपसे वोट मांग लेंगे। तो इसलिए इनका ये धोखे का काम, और वो भी भगवान राम के नाम पे, जो ये कहते हैं कि हम मंदिर बना देंगे, इनसे आपको कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं है। इनका असली चेहरा पहचान लीजिए। हम तो वाराणसी भी गए, हम तो मथुरा वृंदावन भी गए, चित्रकूट धाम भी गए। हमने तो हर जगह जाकर के अपने कार्यक्रम शुरू करने के पहले जहां जाते थे पहले दर्शन किए, उसके बाद आगे बढ़े। हम तो वाराणसी में गए और वहां तो चकाचौंध रह गए। वाराणसी के मंदिर में जब दर्शन करने गए तो शिव जी के दर्शन करने के बाद वहां पर आसपास उन्हीं के साथ में 8-10 फीट के अंदर में जो मंदिर बने हुए थे, जहां प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, मां पार्वती की थी, मां अन्नपूर्णा देवी जी की थी, गणेश जी की थी, हनुमान जी की थी, ये सारी मूर्तियां जो थी, जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हजारों सैकड़ों वर्षों से पुरानी थी, उन सबको हटा दिया और उन मंदिरों को तोड़ दिया। वो इतना ही नहीं, जो वट वृक्ष था वहां पर, बरगद का पेड़, जिसमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों वास करते हैं, हजारों वर्ष पुराना था, उसको भी बुलडोजर लगा के तोड़ दिया। एक कॉरिडोर बना रहे हैं, कॉरिडोर के नाम से क्या कर रहा है, सारे मंदिर जितने उस रास्ते पड़े उनको तोड़ते चले गए। शिवलिंग जो थे निकले सैकड़ों की संख्या में, वो तो अखबारों में फोटोएं छपी थी, आप लोगों ने देखा होगा कैसे उनको निकाल करके और गंगा जी में मलबे के साथ में फेंकने का काम किया। और जो नहीं फेंक पाए उनको ले जाकर के बोरों में बंद करके वहां लंका थाना है उसमें उन्होंने डालने का काम किया। और पूरे वाराणसी का हाल इतना बेहाल है, जिस तरह से अयोध्या का हाल है उसी तरह से वाराणसी का है। खाली वहां जो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा जो काम कर दिया गया था वही देखने को मिलता है। 80 घाट का हम लोगों ने पूरा विकास करके उसको ठीक करके और नए घाट भी बनाते हुए उसका सौंदर्यीकरण किया था, उसको ठीक करने का काम किया था, बस वही देखने को मिलेगा। वहां पर हम लोगों ने जैसे अयोध्या में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया, वैसे ही वाराणसी में भी हमने 125 करोड़ का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था। वो गंगा जी में पानी जो सीवर लाइन बिछाई थी पूरे वाराणसी में, जिससे कि गंदा पानी गंगा जी में न जाए, उसको भी इन्होंने तोड़ने का काम कर दिया। वहां हम लोगों ने फ्लाईओवर बनाया था शहर के अंदर कि लोगों को जाने आने में आसानी हो, बस वही दिखता। उसके अलावा वाराणसी में आपको कुछ नहीं दिखेगा। आस्था की जो स्थान था, उस आस्था के स्थान को
इन मूर्तियों को हटा के, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियों को हटा करके वहां एक पर्यटक स्थल का रूप देने का काम किया जा रहा है, जिससे कि जो लोग जाए उनकी आस्था ही खत्म हो जाए। इनकी बहुत दूर की सोच है। आप देखिए किस तरह से संस्कृत विद्यालयों को बंद करा जा रहा है। एक एक करके 1500 संस्कृत विद्यालय थे उत्तर प्रदेश में, आधे बंद हो गए जो सरकारी पैसों से चलते थे, क्योंकि उनको पैसा देना बंद कर दिया। जब पैसा देना बंद कर दिया, नियुक्ति बंद कर दी, तो अध्यापक नहीं रहे तो वहां पढ़ने वाले भी नहीं रहे, और जब पढ़ने वाले नहीं रहेंगे तो उसके बाद क्या होगा? जो वेद पाठ पढ़ने वाले हैं, पुराण पढ़ने वाले हैं, जब वेद पाठ ही नहीं होंगे तो आगे चल करके इस धर्म का ही खत्म हो जाएगा। सनातन धर्म को खत्म करने की योजना बहुत सुचारू रूप से सोच समझ करके की जा रही है कि ये ब्राह्मणों का जो सनातन धर्म है इसको ही खत्म कर दो, और कौन सा धर्म चलाना चाहते हैं ये तो यही लोग बता पाएंगे, क्योंकि जो लोग ये खत्म करने का काम कर रहे हैं इन्होंने इतना ही। हम लोगों ने उसी की जगह हम लोग इनकी तरह धर्म का नाम नहीं लेते। जब काम करते हैं आस्था के स्थलों में, वृंदावन जाइए, वृंदावन में देखने का काम करिए। जो बहुजन समाज पार्टी में काम हुआ था उसको देखिए जाकर के, आप स्वयं देख सकते हैं। 550 करोड़ खर्च करके पूरा समग्र विकास करने का काम किया था। वृंदावन में सीवर लाइन नहीं की, पानी की लाइन नहीं की, अयोध्या की तरह हम लोगों ने सीवर लाइन दी और पानी की लाइन दी। उसके बाद परिक्रमा जो होती है गोवर्धन पर्वत तक जाने की, पूरी की पूरी परिक्रमा स्थल को बनाने का काम किया। कच्ची सड़क, पक्की सड़क, हर तरह का फुटपाथ, हर तरह की सुविधा देने का काम किया। वहां पर अस्पताल नहीं था तो 100 बेड का आधुनिक अस्पताल देने का काम किया, विधवा आश्रम देने का काम किया। बिजली जो है 2 घंटे में चली जाती थी, नया बिजली घर देने का काम किया। बस अड्डा नहीं था, लोग परेशान होते थे, किलोमीटर पैदल चलते थे, बस अड्डा बनाने का काम किया। वहां पर समग्र विकास करते हुए वहां के लोगों ने मेला का डिमांड करी कि काम को मेला, एक सरकारी मेला चाहिए गोवर्धन का, इसके लिए बहुत सालों से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, वो दिलाने का काम करिए। उस सरकारी मेले को देने का काम किया। वहां पर वृंदावन में कोई भी ऐसी चीज हमने नहीं छोड़ी जो कि वहां के लोगों ने मांगी हो और वो ना दी गई हो। लेकिन हम लोगों की सरकार में जो काम होता है वो हमेशा दिखता रहेगा, क्योंकि वहां पर बेईमानी नहीं होती काम करने में। वहां पर जो कार्य हुआ था आज 13 साल हो गए, लेकिन आज भी आप जाएंगे तो वो काम आपको दिखेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ जो काम होता है वो 50 वर्ष तक ऐसे ही चलता है, ऐसे बहन मायावती जी की सरकार में होता है। लेकिन इन्होंने तो सिर्फ दिखाने का काम किया, हम लोगों ने दिखाने का कोई काम नहीं किया। हम लोगों ने माँ सीता का ये लोग नाम नहीं लेते हैं। आप कभी गौर से देखिए, कभी भी सीता का नाम नहीं लेते, ये खाली राम का नाम लेते हैं। और राम बिना सीता क्या है सब कोई जानते हैं। राम और सीता, जैसे इन्होंने पार्वती जी को अलग कर दिया, वहां भोले शंकर शिव जी से, ऐसे ही सीता का नाम नहीं लेते हैं, कभी भी सीता राम नहीं कहते हैं। हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो सीता राम करके एक दूसरे से बात शुरू करते हैं, पर ये खाली राम करते हैं। और राम भी ऐसे नहीं बोलते हैं, जब राम बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, ऐसे घोष करते हैं जैसे कि कोई हमला करने जा रहे हो, इस तरह से नाम देने का काम करते हैं। भगवान को भी इस तरह से इस्तेमाल करने का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों ने जहां माँ सीता जाके रही बिठूर में, कानपुर में बिठूर में जाकर के देखिए, वहां पर महेश वाल्मीकि आश्रम था, उसको हम लोगों ने बनाने का काम किया, उसको नए सिरे से उसको ठीक करने का काम किया। सीता रसोई, सीता मंदिर उसको बनाने का काम किया, बिजली की व्यवस्था देने का काम किया, सड़क करने का काम किया, जल कुश का बनाने का काम किया। हम लोगों ने उस पूरे क्षेत्र का समग्र विकास करने का काम किया। लेकिन इनकी तरह धर्म को बीच में नहीं लाते हैं, वोट के नाम पे, जिस तरह से ये वोट के नाम पे धर्म को बीच में लाने का काम करते हैं और उसके बाद सबसे बड़ा धर्म करने का काम करते हैं। जिस तरह से आज लोग प्रताड़ित हो रहे हैं पूरे प्रदेश में, जिस तरह से लोग इंतजार कर रहे हैं, एक महीना गिन रहे हैं कि कब 2022 आएगा, और उसके बाद इनको सबक सिखाने का काम करेंगे, इनको उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और इनको दोबारा से जहां से लोग आए हैं वही वापस भेजने का काम अब की बार 2022 में ये होने वाला है। और इसलिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये याद करिए कि एक तरफ आपके पास कानून द्वारा कानून राज जो कि बहन मायावती जी ने किया, उन्होंने जितने आस्था के स्थल थे उनको ठीक करने का काम किया। हम चित्रकूट गए, चित्रकूट धाम गए, इतना अफसोस हुआ देख करके, जहां 11.5 वर्ष भगवान श्री राम, सीता मां और लक्ष्मण जी रहे हो,
उस स्थान को देख करके और उसके जो जाने का रास्ता है उसको देख करके बहुत अफसोस हुआ। जहां 2.5 घंटे में पहुंचना चाहिए था हमें, हमको 6.5 घंटे लगे। इस तरह की व्यवस्था वहां पर, और वहां पर भी जो इन्होंने छीछा लेदर बना रखी, जिस तरह से गंदगी, उस तरह से लगता ही नहीं कि ये वो स्थान है जहां पर कि भगवान श्री राम स्वयं 11.5 वर्ष हुए हैं, ये वो स्थान है। लेकिन मैं आपको ये वादा करता हूं, आपको बताना चाहता हूं कि हम इनकी तरह नहीं है। आने दीजिए सन 2022 और हमारी सरकार 2022 में आने के बाद आप देखेंगे कि हम लोग इन सारे स्थानों को जहां जहां, चाहे वो चित्रकूट धाम हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे वाराणसी हो, और चाहे और अन्य भी जो स्थान होंगे, उन सबको हम लोग दोबारा से, जैसे वृंदावन का हम लोगों ने स्वरूप बदलने का काम किया है, उनको भी हम लोग उसी तरह से बदल करके लोगों की आस्था के अनुरूप बनाने का काम करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इन सब बातों को ध्यान में रखिए, इनके छलावे में मत आइएगा। और एक अनुरोध आपसे है जो श्री नकुल दुबे जी ने पहले किया। उन्होंने कहा कि आप लोग यहां से इन बातों को यहीं पर छोड़ के मत जाइएगा, और यही हमारा भी अनुरोध है, इन बातों को यहीं पर मत छोड़ दीजिएगा। वरना जैसे आपने गोरखपुर के आसपास देखा है, जिस तरीके से यहाँ पर आज जल भराव है, जिस तरीके से 5 साल की सरकार हो गई हो, जिस तरह से आज भी बच्चे मर रहे हैं, जिस तरह से बीमारी जिसका ढोल पीटा गया था कि बीमारी खत्म हो गई, और आंकड़े छुपाने के अलावा और कुछ नहीं, वरना बीमारी आज भी बच्चों की नहीं खत्म हुई है। जिस तरह से प्रदेश में फिर से बच्चे पीड़ित हो रहे हैं और निकल के आ रहे, खास तौर से इस क्षेत्र के चारों तरफ, उसको ध्यान में रखिए कि ये लोग कहते कुछ हैं, इनके कहने में और इनके जो दिखावा होता है, जिसमें 300 करोड़ रुपया हर महीना ये खर्चा करते हैं सिर्फ इस बात के लिए कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने दिखावे, अपना बढ़ाने के लिए ये अखबारों में और सब जगह विज्ञापनों में लगाते हैं। उस छलावे में मत आइएगा। आज के अध्यापक परेशान हैं, किस तरह से वित्त विहीन अध्यापकों को इन्होंने वादा किया था, कहा था वित्त विहीन अध्यापकों को, जब समाजवादी पार्टी की सरकार ने धोखा दिया उनको, जिनको उन्होंने वोट देने का काम किया था, 20 लाख वित्तहीन विधायक और कर्मचारी हैं, उनसे वादा किया। फिर इन्होंने कहा कि नहीं, आप हमारे साथ आ जाइए, हमारी सरकार बन जाएगी, हम आपको सम्मानजनक मानदेय भी देने का काम करेंगे, आपकी नियमावली बनाएंगे, आपकी अन्य समस्याओं को भी दूर करेंगे। लेकिन क्या करने का काम किया इन्होंने? एक नया पैसा भी देने का काम नहीं किया। सम्मानजनक को छोड़िए, उनको लाठियों से भांजने का काम किया। किस तरह से लखनऊ में लाठियां मारी गई ये भी आपने देखा, और किस तरह से एक महिला ने अपना वहां सर मुड़ाते हुए और ये कहा था कि ये सरकार की हम सर मुड़ा करके अंत्येष्टि करने का ऐलान कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं। उसके बाद कितना नाराज हो गए थे इस प्रदेश के मुखिया, वो भी आपने देखा था। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि ये जो टीचर लोग हैं, ये अध्यापक लोग हैं, ये जो है इन्होंने पिछले जन्म में कुकर्म किए हैं, ये पिछले जन्म के दुष्कर्म किए हैं, उसी का ये पाप उठा रहे हैं और इसके लिए ये भागी भोगी हैं, और इनकी तो ये दशा तो हो रही है, ये सही हो रही है। और इस तरह की बात उनके लिए कही थी जो हमको पढ़ाने का काम करते हैं, जिनकी वजह से आज हम लोग बोलते हैं, बात करते हैं, अपनी बात रखते हैं। उन अध्यापकों के बारे में इस तरह की सोच कोई कौन रख सकता है? ये आपने देखा किस तरह की सोच इनकी है। इस तरह से अनेकों लोगों को धोखा देने का काम इन लोगों ने किया है। लेकिन आपसे हमारा अनुरोध है कि आप धोखे में मत आइएगा, और आप खुद भी धोखे में ना आइए। अपने परिजनों के बीच में जाइए, अपने साथियों के बीच में जाइए, अपने रिश्तेदारों के बीच में जाइए, और गांव-गांव जाइए, घर घर जाइए, इन बातों को बताने का काम करिए। और जो पीड़ा हम लोगों ने उठाया है कि इनका असली चेहरा हम सामने रख के ला के रहेंगे, इनका नकली मुखौटा हम उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। उसमें हमारा साथ देने का काम करिए, और हमारे साथ साथ में संकल्प लेने का भी काम करिए, जो हम लोग संकल्प लेकर के आगे निकले हैं कि अब की बार सन 2022 में उत्तर प्रदेश में कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करते हुए हम लोग 5वीं बार बहन मायावती जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। और अगर आप हमारे साथ में हैं, हमारी बातों में भी हमारे साथ में हैं, हम जरूर आपसे एक बार अनुरोध करेंगे कि आप दोनों हाथ उठा करके हमको ये बताने का काम करिए कि आप हमारे साथ में। बहुत 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 धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसी साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय परशुराम।